ट्वेल्थ ज्योग्राफी अध्याय 2 विश्व की जनसंख्या, उसकी प्रवृत्तियाँ तथा पैटर्न। इस विषय पर आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या की जाएगी। तो उन प्रश्नों में हमारा सर्वप्रथम प्रश्न है, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत क्या था, इसकी व्याख्या करो। तो इसका उत्तर है, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की स्थापना W.F. थॉमसन ने 1929 में की थी और 1945 में फ्रैंक W. नटोस्टिन ने इसको संशोधित करके प्रस्तुत किया था। तो फ्रैंक W. नटोस्टिन ने इस सिद्धांत को प्रमुख रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा था, जिसमें उन्होंने द्वितीय अवस्था को भी आगे 3 भागों में प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत की 5 अवस्थाएं हमारे सामने आती हैं, लेकिन कक्षा के लेवल के हिसाब से आज हम इस मॉडल की 3 अवस्थाओं का वर्णन करेंगे, जो कि +2 के बच्चों के लिए काफ़ी पर्याप्त रहती है। तो प्रथम अवस्था W.S. नटोस्टिन के अनुसार जननांकिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में यह एक ऐसी अवस्था होती है जहां आर्थिक विकास के प्रारंभ से पूर्व की आदिम अवस्था हमारे सामने आती है, जहां भूखमरी, निम्न जीवन प्रत्याशा, जीवन की अनिश्चितता, अज्ञानता के कारण जन्म दर और मृत्यु दर इस अवस्था में दोनों ही बहुत उच्च होते हैं। बच्चे जन्म भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। प्रति स्त्री जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा उच्च होती है। दोनों ही बहुत उच्च होने के कारण अतः इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि या तो स्थिर रहती है या नाम मात्र की उसमें वृद्धि होती है, या इसको हम छूट-फूट वृद्धि भी कहते हैं। 300 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे कि जहां जनसंख्या वृद्धि या तो होती ही नहीं थी या बिल्कुल नगण्य होती थी, नाम मात्र की होती थी। इस सिद्धांत की द्वितीय अवस्था में प्रौद्योगिकी क्रांति के कारण आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था को इंगित करते हुए इस अवस्था में समृद्धि, जीवन स्तर में सुधार, चिकित्सा संबंधी सुविधाओं में बहुत अधिक उछाल आने के कारण मृत्यु दर में
तीव्र गति से गिरावट आती है, जबकि जन्म दर में कोई कमी नहीं होती। जन्म दर ज्यों की त्यों बनी रहने के कारण और मृत्यु दर में तीव्र गति से गिरावट आने के कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हो जाती है। जनसंख्या में भयानक रूप से वृद्धि होती है, जिसको हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। कालांतर में जन्म दर में भी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी गिरावट आना शुरू होती है, क्योंकि लोगों में शिक्षा की जागरूकता के कारण, छोटे परिवार के महत्व के कारण, जनसंख्या के विपरीत प्रभाव सामने आने के कारण लोग जन्म दर कम करने पर भी थोड़ा ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि में कमी होना इसी अवस्था में ही शुरू हो जाती है। आगे इस सिद्धांत की तृतीय अवस्था। इस सिद्धांत की तृतीय अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों में ही गिरावट आने लगती है। जन्म दर में भी गिरावट और मृत्यु दर में भी गिरावट आने के कारण जनसंख्या वृद्धि या तो स्थिर हो जाती है या विश्व की महाशक्तियाँ कहलाने वाली जो ताकतें हैं, अर्थात जो बहुत ही अधिक विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकसित देश हैं, इन देशों में तो जनसंख्या वृद्धि शून्य दर तक पहुंच जाती है। और कई ऐसे देश जैसे कि पश्चिमी ताकतें, पश्चिमी देश, इनमें से बहुत से देशों में तो जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक तक पहुंच जाती है। इसलिए इन पश्चिमी देशों में जहां जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हो जाती है, ऋणात्मक होने के कारण एक चिंताजनक माहौल बनने लगता है। संसाधन और जनसंख्या के बीच में असंतुलन नजर आने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि संसाधनों को प्रयोग करने वाला नहीं रहेगा तो इन संसाधनों का क्या होगा। तो संसाधनों और व्यक्तियों के बीच में असंतुलन होना भी धीरे धीरे चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि है। इसके हम उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कि रूस है, फ्रांस है, बेलारूस है, जापान है, लटविया है, कनाडा है, जापान। तो इन देशों में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक पाई जाती है। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इस मॉडल से संबंधित यह डायग्राम है। इस डायग्राम में जनसंख्या वृद्धि की 5 अवस्थाओं को दर्शाया गया है, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। तो इसको भी यदि हम अच्छी तरीके से पढ़ लें तो हम इसके अध्ययन से ही इस मॉडल को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो आगे हमारा अगला प्रश्न है, जन्म दर और मृत्यु दर के अतिरिक्त अन्य कौन कौन से 3 कारक हैं जो कि जननांकीय प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान लगाने में सहायता करते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर के अतिरिक्त जननांकीय प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान लगाने में निम्न कारक सहायता करते हैं।
प्रथम है कुल प्रजनन दर। तो कुल प्रजनन दर क्या है? किसी स्त्री को पैदा होने वाले बच्चों की कुल संख्या को कुल प्रजनन दर कहते हैं। यदि प्रजनन दर 2 शिशु प्रति महिला है तो वहां जनसंख्या वृद्धि संभव नहीं है, जनसंख्या वृद्धि 0 रहेगी। सन 2020 के वर्तमान आंकड़ों के अनुसार विश्व में औसत प्रजनन दर 2.4 शिशु प्रति महिला है, जबकि विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों में यह 2.1 शिशु प्रति महिला है, जबकि विकासशील देशों में यह 2.5 से 3 के बीच पाई जाती है। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना जन्म दर को सीधे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। आयु संरचना इतना महत्वपूर्ण तत्व है कि यह जन्म दर को सीधा प्रभावित करता है, अर्थात जिस देश में युवा जनसंख्या जितनी ज़्यादा होती है वह उस देश की जन्म दर को प्रत्यक्ष रूप से सीधा प्रभावित करती है। उच्च युवा वयस्कों में उच्च अनुपात वाले देश में उच्च जन्म दर की बहुत अधिक संभावना बनी रहती है। उदाहरण के तौर पर सिंगापुर में 1982 में यह जन्म दर 17.2 थी, स्पेन में 15.2। दोनों देशों में लगभग बराबर जन्म दर होने के बावजूद भी स्पेन में प्रजनन दर 73.1 थी, जबकि सिंगापुर में यह केवल 58 ही हो पाई। इसका कारण यह है कि स्पेन में युवा जनसंख्या का अनुपात सिंगापुर की अपेक्षा बहुत अधिक था। हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है जनसंख्या संचलन। इसका अर्थ है कि जनसंख्या विभिन्न समस्याओं तथा विभिन्न सुविधाओं के कारण एक देश से दूसरे देश में संचालित होती रहती है। अतः जिस देश में बार बार नई नई योजनाओं का संचालन किया जाता है, नए नए नगर बसाए जाते हैं, नई नई बस्तियां बसती हैं तथा वहाँ पर ऊंचा प्रवास रहता है, तो यहाँ प्रवासी जनसंख्या ज़्यादा होने के साथ साथ जन्म दर भी बहुत उच्च बनी रहती है। तो इसी श्रृंखला में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि या वास्तविक वृद्धि तथा प्राकृतिक वृद्धि में क्या अंतर है और जनसंख्या वृद्धि के कितने प्रकार हैं उनका वर्णन करो। तो जनसंख्या वृद्धि एक किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी निश्चित क्षेत्र के निवासियों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। वास्तविक वृद्धि या इसमें जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास तीनों प्रकार के आंकड़ों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि प्राकृतिक वृद्धि दर में केवल जन्म दर और मृत्यु दर के आंकड़े लिए जाते हैं, अर्थात जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि को हम 2 भागों में बांट सकते हैं।
इसके दो प्रकार हैं। पहला है धनात्मक वृद्धि। तो धनात्मक वृद्धि क्या है? यदि किसी निश्चित अवधि में निश्चित क्षेत्र के निवासियों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं। इसका दूसरा प्रकार है ऋणात्मक वृद्धि। तो ऋणात्मक वृद्धि क्या है? यदि किसी निश्चित अवधि में एक निश्चित क्षेत्र के निवासियों की संख्या में कमी आती है, अर्थात जनसंख्या घटती है, तो उसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। क्योंकि यहाँ निवासियों की संख्या में कमी आई है, इसलिए जनसंख्या ऋणात्मक कहलाती है। इस जनसंख्या वृद्धि को हम प्रतिशत मात्रा में व्यक्त करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मृत्यु को कब परिभाषित किया? यह परिभाषा लिखें। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मृत्यु को, प्यारे बच्चों, 1953 में परिभाषित किया था। और उन्होंने परिभाषा दी थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने, जीवित जन्म लेने वाले बच्चे के जन्म के बाद किसी भी समय जीवन के सभी प्रमाण स्थायी रूप से विलुप्त हो जाने को मृत्यु दर कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है, अशोधित मृत्यु दर तथा अशोधित जन्म दर क्या है? इसकी व्याख्या करो। तो सबसे पहले अशोधित मृत्यु दर क्या है? यह मृत्यु दर का आधारभूत, आसान तथा सबसे लोकप्रिय मापक है। एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। यहाँ ये नोट करने वाली बात है कि इसको अशोधित क्यों कहते हैं। यह विधि, इसको अशोधित क्यों कहते हैं? क्योंकि यह विधि शुद्ध आंकड़े प्रस्तुत नहीं करती, इसलिए इसे अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। क्यों कहते हैं अशोधित मृत्यु? क्योंकि यह शुद्ध आंकड़े प्रस्तुत नहीं करती, क्योंकि यह पूरी जनसंख्या की औसत मृत्यु दर बताती है, जबकि जनसंख्या में बच्चों की मृत्यु दर अलग होती है, वृद्धावस्था प्राप्त लोगों की मृत्यु दर अलग होती है, जबकि यह जनसंख्या सभी वर्गों के लिए एक समान आंकड़े प्रस्तुत करती है। आगे हमारा आता है अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर क्या है? तो अशोधित जन्म दर सभी प्रजनन गणना करने की सभी तरीकों में सबसे आधारभूत तरीका है। इसमें किसी एक चुने हुए वर्ष की कुल जनसंख्या में से प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं, तथा यह पूरी जनसंख्या की जन्म दर बताती है। इसको भी अशोधित क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पूरी जनसंख्या की जन्म दर बताती है, जबकि बच्चों की जन्म दर अलग होती है। वृद्ध व्यक्ति है, जो बच्चे हैं, उनका प्रजनन में अपना कोई स्थान
नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। ऐसे ही इसमें व्यक्ति विवाहित है या नहीं, इसका भी ध्यान नहीं रखा जाता, तो इसलिए इसको अशोधित जन्म दर कहते हैं। तो इसके बारे में अब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष हमारे सामने आता है कि जनसंख्या वृद्धि दर में जन्म दर तथा मृत्यु दर का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप में जन्म दर मृत्यु दर से कहीं अधिक होने के कारण यहाँ पूरे विश्व में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, जबकि लटविया नामक एक यूरोपीय देश है, यहाँ जन्म दर बहुत कम होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, जो कि -0.5 है। हमारा अगला प्रश्न आता है, प्रवास किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का है, इसके स्वरूपों का वर्गीकरण करो। तो प्रवास क्या है, देखिए, जनसंख्या के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने की क्रिया को प्रवास कहते हैं। तो यह 2 प्रकार का होता है, स्थायी और अस्थायी। तो स्थायी प्रवास सबसे पहले, जब कोई व्यक्ति या कोई परिवार एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर अपना निवास स्थान स्थायी रूप से वहीं पर बना लेता है, तो उसे स्थायी प्रवास कहते हैं। आगे हमारे सामने आता है अस्थायी प्रवास। तो ऐसा प्रवास जिसमें एक व्यक्ति कुछ समय के लिए अपना निवास स्थान बदलता है और दोबारा फिर वहीं पर अपने निवास स्थान पर निवास करने लगता है, तो उसे अस्थायी प्रवास कहते हैं। तो अस्थायी प्रवास के कई प्रकार होते हैं, उसमें सबसे पहला है वार्षिक प्रवास। तो वार्षिक प्रवास क्या है, यह एक ऐसा प्रकार का प्रवास होता है जिसमें मनुष्य किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे देश में 1 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष आदि के लिए रोजगार प्राप्त करने के लिए या आर्थिक समृद्धि के लिए जाता है और दोबारा फिर यहीं अपने पहले वाले निवास स्थान पर रहने लगता है। आगे है मौसमी प्रवास। मौसमी प्रवास का संबंध कृषि मजदूरों से है। कृषि मजदूर गरीब राज्यों से विकसित राज्यों में फसल काटने के समय, फसल लगाने के समय मौसम के अनुसार या ऋतु के अनुसार प्रवास करते हैं। इसको हम ऋतुनिष्ठ प्रवास भी कहते हैं। यहाँ पर ये मजदूर पैसा कमाते हैं, इनके खर्चा करने के बाद जो पैसा बचता है यह अपने परिवार के लिए अपने राज्य में मनी ऑर्डर के द्वारा भेज देते हैं। तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ इनकी फैमिली का जो गुजारा चलता है, वहाँ जो अर्थव्यवस्था चलती है वो एक प्रकार से मनी ऑर्डर से चलती है। मनी ऑर्डर से बहुत पैसा इन राज्यों को प्राप्त होता है। तो यहाँ इस व्यवस्था को कई बार मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था भी कह देते हैं। आगे हमारा अगला प्रवास आता है दैनिक प्रवास। तो इस प्रकार के प्रवास में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की खरीदारी के लिए या रोजगार के लिए या शिक्षा प्राप्ति के लिए या स्वास्थ्य के लिए एक नगर से दूसरे नगर या बड़े गांवों में या चला जाता है तथा शाम को अपने निवास स्थान पर वापस आ जाता है। तो ये हमारा दैनिक प्रवास, इसको हम दिक् प्रवास भी कहते हैं। आगे प्रवास के स्वरूपों का वर्गीकरण भी हम कर सकते हैं, जो निम्न है। सबसे पहले उत्प्रवास।
उत्प्रवास क्या है? जब लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर बसते हैं तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। इस क्षेत्र में जनसंख्या में कमी आती है। आगे अप्रवास, जब लोग अन्य प्रदेशों से आकर किसी प्रदेश में बसते हैं तो उसे अप्रवास कहते हैं। ऐसे प्रदेशों में जनसंख्या में वृद्धि होती है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्थानिक प्रवास की मुख्य धाराओं का वर्णन करो। स्थानिक मापक के अनुसार प्रवास की मुख्य धारा निम्नलिखित हैं। सबसे पहली धारा ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र की ओर धारा। तो इस धारा में जनसंख्या या व्यक्ति रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर नगरीय क्षेत्र में प्रवास करता है। तो इस धारा में पुरुषों का प्रवास ज़्यादा होता है। आगे हमारी दूसरी धारा है ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रवास। तो इस प्रवास की इस धारा में भारतीय रीति रिवाज के अनुसार लड़कियां शादी होने के बाद अपने मायकों को छोड़कर ससुराल के यहाँ रहती हैं। तो इसलिए प्रवास की यह धारा महिला प्रधान धारा है। नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रवास की इस धारा में पर्यावरणीय गुणवत्ता के कारण, पहला पॉइंट। दूसरा, नगरीय क्षेत्रों में आसमान छूती कीमतों के कारण लोग ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवास करते हैं। अगला हमारा है नगरीय क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवास। यह प्रवास उच्च वर्ग के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये लोग छोटे नगरों से बड़े नगरों के बीच में आते जाते रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रवास तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का वर्णन करो। राष्ट्रीय प्रवास क्या है? जब जनसंख्या देश की सीमाओं के अंदर ही विभिन्न प्रकार से एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक नगर से दूसरे नगर में, एक महानगर से दूसरे बड़े महानगर में प्रवास करती है तो उसे राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। अर्थात यहाँ प्रवास देश की सीमाओं के अंदर ही होता है, देश की सीमाओं से बाहर नहीं होता। तो यह दो प्रकार का होता है, अंतरराज्य प्रवास तथा अंतःराज्य प्रवास। तो पहला है अंतःराज्य प्रवास। जब व्यक्ति एक राज्य की सीमाओं के अंदर एक नगर से दूसरे नगर में प्रवास करता है तो अंतःराज्य प्रवास कहलाता है, जैसे करनाल से अंबाला। आगे है सोपानी प्रवास। एक राज्य की सीमाओं के अंदर ही लोग गांव से नगर, नगर से बड़े नगर, आर्थिक कारणों जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि की बेहतर सुविधाओं के लिए प्रवास करते हैं तो उसे सोपानी प्रवास कहते हैं। उन्नत देशों में तो नगर से बड़े नगरों में प्रवास का बहुत अधिक प्रचलन है। आगे हमारा आता है अंतरराज्य प्रवास, यानी कि ये सोपानी प्रवास अंतःराज्य प्रवास का ही हिस्सा था। सोपानी प्रवास अंतःराज्य प्रवास में ही आता है। आगे अंतरराज्य प्रवास, जब लोग एक राज्य की सीमाओं को लांघकर किसी दूसरे राज्य के नगर, शहर आदि में प्रवास करते हैं तो यह अंतरराज्य प्रवास कहलाता है। जैसे अंबाला से लुधियाना, अंबाला हरियाणा में है, लुधियाना पंजाब में है। व्यक्ति हरियाणा से पंजाब में प्रवास कर रहा है, यानी कि दो राज्यों के बीच में प्रवास हो रहा है। आगे हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास?
अंतर्राष्ट्रीय प्रवास विभिन्न देशों तथा महाद्वीपों के बीच स्थानांतरण अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। भूमंडलीकरण के कारण इसको बहुत अधिक बढ़ावा मिला है। जब से भूमंडलीकरण हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास बहुत अधिक प्रचलन में आया है। अच्छे आर्थिक अवसरों के लिए लोग अपने आप प्रवास करते हैं, जैसे रोजगार के लिए, अच्छे अवसरों के लिए। इसके विपरीत यदि किसी देश में महामारी आ जाती है, युद्ध हो जाता है, विभाजन होता है देश का, या पर्यावरणीय गुणवत्ता बहुत कम हो जाती है, राजनीतिक अशांति उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में लोग मजबूर होकर दूसरे देश में प्रवास कर जाते हैं।